नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून के अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ जो मेहमान है, पहले उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत, बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव, मेरे साथ तस्लीम रहमानी, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आशुतोष आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और मेरे साथ दो सीनियर लॉयर, जाने माने वकील आरके सिंह और अश्विनी दुबे भी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा महमूद प्राचा से। महमूद प्राचा जाने माने वकील हैं, अक्सर मुसलमानों के लिए उनके पक्ष में लिखते हैं, आवाज उठाते हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं। इस केस में भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं जब मैं उनका परिचय दे रहा हूं। लेकिन अक्सर जो वो कहते लिखते बोलते हैं उस पर खूब चर्चा विवाद भी होती है। बहुत स्वागत, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है महमूद प्राचा साहब। तो ये आज की सुनवाई के बाद एक तरह से ये मान लिया जाए ना, ये सरकार झुक गई और कानून रुक गया, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? पहले मैं अपना परिचय ठीक करा दूं। मैं मुसलमानों से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब के लिए आवाज उठाता हूं। ओके, उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये अगर इन टोटो ये कानून नहीं खत्म होता 2025 का, तो मुसलमानों के साथ ही नहीं, उनसे ज्यादा बोध गया वालों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि वहां ये कानून ऑलरेडी लागू है। वहां 4 बुद्ध समाज के लोग होंगे, उनके सैंक्टम सैंक्टोरम यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रिलीजियस जगह पे, और 5 ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा। उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी का नंबर आएगा, उसके बाद सिखों का नंबर आएगा। ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है। इसको मुसलमानों से जोड़ के देखना ही आरएसएस और बीजेपी की साजिश में शामिल हो जाने जैसा है, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल जो आया है इसका एक ही मकसद है और ये सब पे लागू होना है। वो मकसद है अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे जो ईमानदार या बेईमान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज चुरा के दे देना एक साथ, लमसम और होलसेल में। और ये मुसलमानों की कोई जीत नहीं हुई है। जितने लोग आपने अपने टेलीविजन पे दिखाए थे, अभी 4 लोग, ओवैसी साहब, अमानतुल्लाह साहब और एक और साहब बर्क साहब, ये तीनों के तीनों, और चौथे विष्णु शंकर जैन, तो कम से कम ओवरटली आरएसएस और बीजेपी की तरफ से ही तो अपने विचार रख रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। ऐसी कोई भी जीत आज हासिल नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो 2 नंबर के सबसे बड़े हमारे जो लॉ ऑफिसर हैं देश के, संविधान में जिनकी जगह है सॉलिसिटर जनरल साहब की आर्टिकल 76 में, उन्होंने कल भी तैयार नहीं थे वो, और आज भी तैयार नहीं है वो। केस के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं वो, इसीलिए कल भी उन्होंने डेट मांगी थी और आज भी उन्होंने डेट मांगी है। उसके बाद ये कहना, और उनकी बात माननीय न्यायाधीशों ने मान ली है, तो सरकार के को खुश होने की बात है आज, और आरएसएस और बीजेपी को खुश होने की बात है। मैं इसको ऐसे देखता हूं, इसमें कोई भी मुसलमानों को खुश होने की बात है ही नहीं। सबसे जो मेन स्तंभ है इस कानून के, वो प्रावधान रोक दिए, उन पर स्टे हो गया। आप कह रहे हैं इसमें जीत की कोई बात ही नहीं है, खुशी की बात नहीं है। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज का स्टेटस नहीं बदलेगा और नियुक्तियां भी नहीं होंगी, अपॉइंटमेंट भी नहीं होंगी, ना बोर्ड में ना काउंसिल में। और क्या चाहिए? स्टे तो हो ही गया ना, इफेक्टिवली स्टे हो गया कानून। मानक गुप्ता जी, स्टे नहीं हुआ है। सरकार ने टाइम मांगा है, वो दे दिया उन्हें। सरकार ने हाथ जोड़ के कहा है हम कुछ गलती काम नहीं करेंगे। हाँ। कान पकड़ के तुषार मेहता साहब ने, हाँ। कि हम कोई गलती काम नहीं करेंगे। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो गलती मत करना। हाँ। लेकिन क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बातें, मैं जो वक्फ का कानून 2013 का बनाने में जिसका रोल था, मुझे तो नहीं मालूम। मानक गुप्ता साहब बता रहे हैं तो मैं सर झुकाता हूं उसके आगे कि यही सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ नहीं है सबसे महत्वपूर्ण। जो इसका लिमिटेशन एक्ट से इसका हटा दिया गया वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। पर मानक गुप्ता जी कह रहे हैं तो हमें तो आपके सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। तो कम से कम हमसे तो पूछ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अरे रुकिए, आप तो ओवैसी साहब से पूछेंगे, नहीं, बैरिस्टर साहब से। नहीं, एक सेकंड, अरे रुकिए ना महमूद प्राचा, शेरवानी पहन के चले गए। ना, एक सेकंड पहले मैं, तो आप बुरा मानते हैं। अच्छा, आपने मुझे शुरू में करेक्ट किया ना, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। मैं कोई लॉ का, कानून का जानकार नहीं। रुकिए ना एक मिनट, नहीं, मैं छोटा सा करेक्शन, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं महमूद प्राचा साहब। मैं तो स्टूडेंट हूं लॉ का, पढ़ता हूं, थोड़ा सीखने। अरे रुकिए ना, बोलने तो दीजिए, 2 लाइन बोलने दीजिए ना मुझे। मैं भी सीखने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उन्हीं में से ये 2 प्रोविजन हैं जिनको स्टे किया गया है। वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिन पर स्टे नहीं हुआ। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। यही कहा ना आपने? ये तो बाकी धर्मों पर भी लागू होता है। मैंने कब कहा? सर, आपने ही कहा ना, इसमें ये तो बाकी धर्मों से भी इसका लेना देना। बताइए ना, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे ईमानदार या बेईमान लोगों को
वक्फ की सारी प्रॉपर्टी चुरा के दे देने के लिए, लूट के दे देने के लिए कानून बनाया, और कोई वजह नहीं। ये कहा था मैंने। ओके। और मेरे कान थोड़े खराब हो गए हैं। आपने शायद, मैंने ऐसा सुना था कि आपने ये बोला कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो मान ली गई आपकी। हाँ। तो मेरे कान भी थोड़े कम सुनना शुरू कर गए आजकल। मैं माफी चाहता हूं आपसे, अगर मैंने सुना ऐसा। चलिए ठीक है, हमें ऐसा लगा कि वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन वही है, इसीलिए सारे के सारे पक्ष इस पर खुशी जता रहे हैं, राहत जता रहे हैं। लेकिन ये बताइए, आपने हियरिंग पूरी फॉलो की है, कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कुछ सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव चीजें भी हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो होना चाहिए। तो यानी आपने जो 2013 में कानून बनाया था, महमूद तरचा साहब, जो आपने जो हेल्प की थी उसे बनाने में, उसमें कमियां तो थी, और अब ऐसा लगता है अगर कोर्ट रजिस्ट्रेशन की तरफ भी कदम बढ़ाता है, मान लीजिए बाकी चीजों पर नहीं सरकार की जीत होती है, तभी रजिस्ट्रेशन की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा ना। रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हो रहा है ना। मैं आपकी एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर आप कुछ अच्छी बात बोलेंगे जो मुझे भी अच्छी लगे तो मैं सहमत ना हो, तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं रहूंगा। हाँ। वो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि 2013 का एक्ट भी जो हमने प्रपोजल्स दिए थे वो पूरी तरह माने नहीं गए थे, तो उसमें कमियां हैं। लेकिन उसमें कमियां कम करने की जरूरत है या कमियां और बढ़ाने की जरूरत है? जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, जो मेरे से छोटे से दिमाग को समझ में आता है, मानक जी आपके बराबर तो कभी ना पहुंच पाऊंगा मैं, वो ये है कि अगर कोई चोरी करे वक्फ की प्रॉपर्टीज की, तो पहले उसकी सजा 3 साल थी। अब अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के लिए वो घटा के 2 साल कर दी गई। पहले नॉन बेलेबल था, यानी कि अरेस्ट भी हो सकते थे, अब वो बेलेबल हो गया। तो इससे कितनी उम्मीद जागी होगी अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू के अंदर कि यही टाइटल है, मुसलमानों की उम्मीद नहीं। चलिए, अडानी, अंबानी, आप कम से कम ये तो आप कम से कम ये तो मान रहे हैं कि उस कानून में खामियां थी, कमियां थी, इसीलिए ये जो बहुत ज्यादा थी। हाँ, रुकिए ना, ना एक सेकेंड, ना रुकिए। इसका मतलब ये जो भ्रष्टाचार और करप्शन और ये मोनोपोली, अपनी मनमर्जी चलाना बोर्ड्स में, राज्यों के वक्फ बोर्ड्स में, किसी की भी संपत्ति को वक्फ की घोषित कर देना, फिर मॉल बना देना, दुकानें किराए पे दे देना, रिकॉर्ड्स ना रखना, जिनका ऑडिट कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, सर्वे कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ट्रिब्यूनल के फैसलों को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही अदालत में चुनौती दिए जाने वाला प्रावधान। मतलब आप मानते हैं ना कि ये सारी चीजें हैं जिन पर रीलुक की जरूरत है? दो चीजों को छोड़ के, एक तो वक्फ ट्राइब्यूनल की जो आपने बात कही कि किसी खास वजह से ही अपील हो सकती है, वो गलत है। और दूसरी, वक्फ किसी और की प्रॉपर्टी वक्फ को बना देना, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना है, पर आप बोल रहे हैं तो हमें सर झुकाना ही पड़ेगा। आप तो मानक गुप्ता है, आपको पता है। आपको एक सेकंड, अच्छा मानक गुप्ता को छोड़ दीजिए, झूठ है। रुकिए ना, मानक गुप्ता को छोड़ दीजिए। कल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा? उन्होंने कल की सुनवाई में क्या कहा? उन्होंने कहा, जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में था, हमने सुना किसी ने हाई कोर्ट की जमीन को ही वक्फ संपत्ति घोषित करवा दिया। घोषित करवा दिया, दावा ठोक दिया, दावा ठोक दिया। फिर दावा ठोकने के लिए तो आप कहां दावा नहीं ठोक सकते? बताइए, आपको मना है कहीं? या आप कानून बदलना चाहते हो, संविधान? हाँ। दावा ठोकने के लिए तो किसी चीज को भी कहीं मना नहीं है ना। ये हमारे देश का संविधान है, समझने की चेष्टा कीजिए। हाँ। अभी अगर आपके पास किसी दिन समय होगा तो डिटेल में बात कीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है। ये सब बातें झूठ हैं, सफेद कोरा झूठ जो मार्केट में फैलाई जाती हैं। सेक्शन 40 है, कहता है या नहीं कहता, बताइए। सेक्शन 40, सेक्शन 40, मैं आपको एक एग्जांपल सेक्शन 40, सेक्शन 40, सेक्शन 40 बताइए क्या कमी है उसमें? आप बताइए, सेक्शन 40 क्या ये अधिकार नहीं देता है वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को बता दे हमारा? हरगिज नहीं देता है, ये झूठ है। हाँ। उसका टाइटल देखिए, वो चैप्टर 4 में आता है, सेक्शन 40। सरासर सफेद झूठ है, वैसा ही झूठ है जैसा कि ईवीएम मशीनों से, ईवीएम मशीनें हैक नहीं हो सकती। अब आप सब बोलेंगे चुनाव आयोग ने कह दिया हैक नहीं हो सकती, तुलसी गबार्ड झूठी, मस्क झूठे, हम सब तो हैं ही झूठे, क्योंकि ये ईसीआई ने बोल दिया तो सच्चे। आज भी वो जयराम रमेश साहब जो है ना, एक आरएसएस के और एजेंट, उनको एक बड़ी डिग्री देके आया हूं मैं। पर्सनल मत करिए, नहीं, पर्सनल नहीं, आरएसएस में होना तो नहीं, वो कांग्रेस के नेता है, प्लीज नहीं, वो कांग्रेस आरएसएस हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है। ये तो मैं उन्हें एक मेडल दे रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के नहीं, उनको जरूरत नहीं है सर आपके मेडल की, वो कांग्रेस के नेता है, रहने दीजिए। आ रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में, ईवीएम की बड़ी लड़ाई जीत के आ रहा हूं मैं आज ही आज। हाँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब झूठ है। सेक्शन 40 में अच्छा, भ्रष्टाचार है या नहीं है वक्फ बोर्डों में? भ्रष्टाचार है या नहीं है, बता दीजिए फिर आप। 100% भ्रष्टाचार है, 100% है भ्रष्टाचार। लेकिन अब मोदी जी ने
ऐसा कर दिया कि अब भ्रष्टाचारी पकड़े भी नहीं जाएंगे। पहले 1-8% चांस होता था, ठीक। क्योंकि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को पकड़वाना थोड़ी है, मोदी जी को तो बचाना है, तो अब ऐसा कर दिया। ठीक है, ओके। महमूद प्राचा, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए, बहुत धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेत, आपका असेसमेंट क्या है? आज की हियरिंग में जो हुआ, एक तरह से स्टे इफेक्टिव इस कानून के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर लग गया, आप इसे जीत मानती हैं सुप्रिया? सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। कुछ शब्द मेरे लीडरशिप के बारे में यूज किए गए, मैं उस पर गहन आपत्ति दर्ज करती हूं। मैं एक चीज यहां पर बड़ी मुस्तैदी से बोलना चाहती हूं मानक जी, और वो बोलनी जरूरी है। ये जो वक्फ कानून पर चर्चा हो रही है, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय या मुसलमानों के हक की बात नहीं है। ये एक्चुअली संविधान की मूल आत्मा पर जो प्रहार किया जा रहा है उससे संबंधित है, और इसीलिए इसमें लोगों का इंटरेस्ट है। इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, मैं उसका स्वागत करती हूं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि काउंसिल और बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं अपॉइंट कर सकते और यथावत स्थिति वक्फ बाय यूजर की बनी रहेगी, मैं स्वागत करती हूं। इसलिए स्वागत करती हूं क्योंकि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी हमारे धर्मों की होती है, वो एक फाइल के अप्रूवल पर निर्भर नहीं हो सकती है। हम प्रशासनिक अप्रूवल पर अपना धर्म नहीं चला सकते। आज ये मुसलमानों की संपत्ति पर हो रहा है। आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने क्रिश्चियनों की संपत्ति पर ऑलरेडी लिख दिया है। शिरोमणि प्रबंधक कमेटी को लगता है कि वो कल को उनके साथ हो सकता है। ये अल्पसंख्यक या जो संविधान ने अधिकार दिए हैं उस पर प्रहार है, और इसलिए मैं इसका स्वागत जरूर करती हूं। मैं दूसरी बात यहां पर थोड़ी मुस्तैदी से और बोलना चाहती हूं। सरकार का कहना था कि उन लोगों ने तमाम लोगों से बात करी है, बहुत प्रिपरेशन है, बड़े स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए, जो फर्जी बातें थी। अगर ऐसा सब हुआ तो सरकार के सॉलिसिटर जनरल के पास कोई दलील ही नहीं है। वो रोज टाइम मांग रहे हैं। अगर इतनी तैयारी थी तो आप भी तैयारी से आते कोर्ट, आपको 7 दिन का टाइम क्यों चाहिए? दूसरा, एक यहां पर बात कही गई और आपने वो बात उसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती हूं। ये व्हाट्सएप की भ्रांति है। ये व्हाट्सएप की भ्रांति है कि जिस पर उंगली रख देगा वक्फ की वो लैंड हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। और ये व्हाट्सएप की भ्रांति है कि सारे वक्फ प्रॉपर्टीज पर लग्जरी मॉल्स बने हुए हैं। ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी या तो कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें हैं या दरगाह है, और ज्यादातर में इनकम बहुत कम है। कुछ अपवाद जरूर है और उसका बिल्कुल समाधान होना चाहिए, लेकिन ये जो व्हाट्सएप की चर्चा जो बीजेपी कराने की कोशिश कर रही है वो सर्वथा गलत है। और मेरा अपना मानना है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान द्वारा जो सिक्योरिटी दी गई है अल्पसंख्यकों को या इस देश के हर नागरिक को, आर्टिकल 25, 26 और तमाम प्रावधानों से, उस पर बड़ा प्रहार है। ओके, सिद्धार्थ यादव, अब आपकी बारी है। सिद्धार्थ, पहले तो ये बताइए, क्या सरकार तैयार नहीं थी क्या, या ओवर कॉन्फिडेंट थी क्या, कि कल भी तारीख मांगी, आज 7 दिन और मांग लिए? क्या वजह थी? क्या आपने खुद ही मान लिया अच्छा ठीक है हम 7 दिन तक अब कोई कानून को लागू नहीं करेंगे? देखिए मानक जी, मैं पहले तो कुछ आपके शो पर जो बातें कही जा रही हैं उसकी शब्दावली को ठीक कर लूं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे वक्फ कानून पर नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बैन वक्फ कानून पर नहीं लगाया है। वक्फ कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर किसी प्रकार का स्टे का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। यह मैं कैटेगोरिकली आपके शो पर कहना चाह रहा हूं। जो लोग हो सकते, यहाँ पे आपके और भी वकील साथी मौजूद हैं, मैं खुद भी प्रोफेशन से लॉयर हूं। जो लोग वकालत को समझते हैं वो जानते होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का क्या मायना है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने स्वयं जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, अगली हियरिंग तक सुप्रीम कोर्ट जब तक कह रही है, हम 2 विषयों पर उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड के विषय पर कोई बदलाव नहीं करेंगे, और वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी, उसमें भी वो जो रजिस्टर्ड है और नोटिफाइड है उसको डी नोटिफाई करने का काम नहीं करेंगे। अभी डीएम्स सर्वे बंद नहीं करेंगे। जो सरकार जो वक्फ के बदलाव के बाद जिन प्रकार का जो एक सर्वे पैनल बना है उसके कोई काम में बदलाव नहीं होगा। जो विमेन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की बात थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। सर्वे अथॉरिटी में जो बदलाव हुआ है
उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। अपील की जो प्रोसेस थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला है। जो वक्फ के ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन था सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला है। सेपरेट बोर्ड बनाने का जो अमेंडमेंट है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला है। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन की जो बात थी सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला है। तो मेरा मानना यह है कि पहली बात तो फैक्ट सामने आनी चाहिए, तभी देश की जनता को भी पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ। यह पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी कोर्ट के अंदर इसलिए ऐसा हुआ है। लगभग 70 से ऊपर प्ली इस मैटर में लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज हाथ जोड़ दिया उन सब याचिकाकर्ताओं के और उन्होंने कह दिया कि जितनी मोटिवेटेड प्ली आ रही हैं इनको सबको साइड रखिए, मैं हम 5 से ज्यादा को नहीं सुनेंगे। पर 70 प्ली आई हैं, सबने अलग अलग बात लिखी है। देश सरकार को उन प्लीज में जो ग्राउंड उठाए गए हैं उनका जवाब देना है। पर आप कह रहे हैं कि हम एक दिन में यह काम कर दें। एक दिन छोड़िए, हम 1 घंटे में यह काम कर दें। जो लोग वकालत को जानते और समझते होंगे, अगर कोई एफिडेविट कोई भी पार्टी पेश करती है अमूमन 4 हफ्ते का समय दिया जाता है। सरकार कह रही है कि हम 1 हफ्ते के अंदर डिटेल्ड रिप्लाई इस पूरे कानून को लेकर के जिसका भी जो ऑब्जेक्शन है हम उसका दर्ज करवाएंगे। कोर्ट ने कह दिया 1 हफ्ते में आप रिप्लाई दीजिए, 5 तारीख को हम इसको डेट लगाएंगे। जो कानून के अमेंडमेंट्स की बाकी प्रक्रिया है वो यथावत चलती रहेंगी। अब समस्या कुछ और है मानक जी, और मैं 10 सेकंड लेके वो बताना चाहता हूं। समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के कानून को सुन रहा है। हमारे कानून हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूर्णतः पार करके आया है। जेपीसी में गया, 27 घंटे से ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हुई, देश में लाखों सजेशंस आए, बहुत से समाज के लोगों ने आकर के अपनी बात कही और यह कानून बना। हम स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, और वैसे भी अगर कोई मैटर सबजुडिस है तो कोई भी सरकार उसमें बदलाव नहीं करेगी क्योंकि उसका अर्थ नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट 6 महीने इस मैटर को सुनेगा और पीछे से वक्त काउंसिल बदल गया तो क्या होगा। पर अभी विपक्ष को कहीं ना कहीं अपने जो 10 दिन के एजेंडा को वो चला रहे थे उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो आज खुशी मनाई जा रही है। ये कमाल है। ओके, 2 क्लैरिफिकेशन दे दूं। नंबर 1, आप कह रहे हैं कि कोई सब मैटर सबजुडिस होता है तो कोई सरकार क्यों लागू करेगी। अरे भाई, सारे कानून आपने लागू किए हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट में केस सालों साल चले हैं, वो कानून इफेक्टिव हुए हैं। 370 वाला देख लीजिए, सीएए वाला देख लीजिए, तमाम है, उनको तो छोड़ दीजिए। लेकिन आपने जो अभी कहा ना कि सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में आज कह दिया कि भाई हम इनको लागू नहीं करेंगे, यू वर फोर्स्ड टू डू इट। सिद्धार्थ, कल सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर लिखवा रहा था, डिक्टेट कर रहे थे सीजेआई, जब सॉलिसिटर जनरल ने रिक्वेस्ट किया सर 1 दिन और दे दीजिए। अरे सर, ये फैक्ट पे है सिद्धार्थ। उसके बाद आज की हियरिंग में फैक्ट मुझे भी पता है, तुषार मेहता जी ने फिर से टाइम मांगा, जिस पर सीजेआई ने कहा टाइम कैन बी ग्रांटेड बट ऑन कंडीशन दैट नॉन मुस्लिम मेंबर्स विल नॉट बी नॉमिनेटेड टू द वक्फ बोर्ड्स एंड काउंसिल। और दूसरा, आप स्थिति भी नहीं बदलेंगे। यू वर फोर्स्ड, इसीलिए आपको यह कहना पड़ा अच्छा सर नहीं करेंगे। तो मानक जी, हाँ, मैं तो कहता हूं कि जिस शब्दावली में सबको खुशी मिले वो शब्दावली का प्रयोग करिए, जो शब्द अच्छे लग रहे हैं। सरकार ने स्वयं कहा, यह ऑन रिकॉर्ड है। हाँ। जो प्लीज वहां गई थी और जो दूसरा पक्ष वहां पर रिक्वेस्ट कर रहा था वो ब्लैंकेट स्टे और ब्लैंकेट बैन के लिए कर रहा था। ओके। क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि इस पे ब्लैंकेट स्टे लगाया जाए? हाँ। क्यों नहीं तुरंत जो अमेंडमेंट पूरा एक्ट आया है, ये एक प्रावधान 2 प्रावधान थोड़ी आए, जो पूरा अमेंडमेंट का एक्ट आया, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुरंत हम स्टे करते हैं, जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तब तक इसको आगे नहीं बढ़ेंगे? ठीक है। क्योंकि ये गैर संवैधानिक नहीं है। पर जिन लोगों ने अपनी झूठ और प्रपंच की दुकान कई दिनों से चला रखी थी और आज भी जो आपके शो पर बोल रहे हैं, मुझको पता है कि समय कम है, पर अभी जो कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रवक्ता भी कह रही थी, मैं बाय एक्ट बाय प्रोविजन बता सकता हूं कि हिंदुओं में सेम चीज के लिए क्या प्रावधान है, पर कई दिन से झूठ और प्रपंच मीडिया में चलाया जा रहा है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो खुशी के कुछ अच्छा, तो एक काम करें सिद्धार्थ, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं। मुझे बताइए, देश के कौन से हिस्से में, बताइए कौन से हिंदू बोर्ड में, कौन से हिंदू ट्रस्ट में आपने गैर हिंदुओं को रखा है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा था। देखिए मानक जी, आपको, हाँ, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं। आपको यह समझना पड़ेगा कि वक्फ और मस्जिद ये अलग अलग चीज है। मस्जिद में कौन कैसे नमाज पढ़ता है ये अलग है, मंदिर में कोई कैसे जाकर के दुआ करता है ये अलग है, और उसकी प्रॉपर्टी कैसे चलती है अलग है। अब हिंदुओं में प्रॉपर्टी कैसे चलती है, एंडोमेंट एक्ट या चैरिटी एक्ट के आधार पर। अब मैं नाम बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट, चैप्टर 2 है, सेक्शन 3 से 13, कोई मेंशन नहीं है कि इसमें जो कमिश्नर है वो हिंदू होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा एक्ट बताता हूं, मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जिससे हिंदू अपने धार्मिक चीजों के लिए जमीन को दान देते हैं। सेक्शन 3 रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, कोई मेंशन नहीं है कि जो रजिस्ट्रार होना चाहिए वो हिंदू होना चाहिए।
महाराष्ट्र सुप्रिया सिंह ने 1 मिनट आपका, सेक्शन 3 मिनट और दे रहा हूं, फिर आगे कोई मेंशन नहीं, और मेरे पास लिस्ट है लंबी। सुप्रिया आपकी बारी, बोलिए। मैं छोटी सी बात यहां पर यह कहना चाहती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने जो कहा वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल भी नहीं। असलियत यह है कि आपने कोई एहसान नहीं किया किसी पर, आपके पास कोई चारा ही नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। आप बॉर्डर काउंसिल पे नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, आप वक्त बाय यूजर नहीं डिनोटिफाई या चेंज कर सकते। लेकिन क्योंकि यहां पर लोगों की बात हो रही है, मैं आपको बताती हूं, तिरुपति जी में, माता वैष्णो देवी में, JNK चैरिटेबल ट्रस्ट में, काशी विश्वनाथ में, अभी जो राम मंदिर की कमेटी बनी है, वहां तो यह भी प्रोविजन है कि जो डीएम है वो कमेटी 15 सदस्यीय कमेटी का मेंबर है, लेकिन अगर वो हिंदू नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर बनेगा। अगर आईएएस अधिकारी जो यहां पर सचिव रैंक, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसका मेंबर बनेगा। लेकिन अगर वो हिंदू नहीं है तो वो नहीं बन सकता है। आपने तो जो सरकारी अधिकारी है उन पर भी रोक लगाई है। किस तरह की बातें कर रहे हैं? सिद्धार्थ आपकी बारी, 1 मिनट आपका, उसके बाद आगे जा रहा हूं। हर समुदाय के मन पे संशय है। देखिए मानक जी, कितना इस देश को खंडित करिएगा, सवाल इस बात का है। देखें मंदिर में कैसे पूजा की जाएगी, मंदिर में किस समय आरती होगी, उसको लेकर के कानून नहीं है। मस्जिद में 5 समय की नमाज होगी, उसको लेकर के नहीं है। मुतवल्ली कौन होगा, मुसलमान होगा, उसको लेकर के कानून नहीं है। आप मंदिर और रिलीजियस तरीके से डोनेट की हुई जमीन को मत कहिए। अगर मुसलमान वक्फ एक्ट के तहत अपने धार्मिक संस्थान के लिए अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करता है तो एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक बौद्ध या तो एंडोमेंट एक्ट या चैरिटी एक्ट के तहत देता है। वो कैसे डोनेट करेगा? आपको अगर डोनेट करना है मानक जी तो आप कैसे करेंगे? और आप अगर मध्य प्रदेश में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, तो जो आपका सीईओ होगा, रजिस्ट्रार होगा, चेयरपर्सन होगा, जरूरी नहीं हिंदू हो, वो कोई भी हो सकता है। यह पैरेलल है। आप पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर ट्रस्ट बना, कि उस मंदिर में स्पेसिफिकली क्या होगा, वो देश के अंदर पूरा मुसलमान कैसे डोनेट करेगा, उससे कंपेयर करेंगे। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने भी आज जो सवाल पूछे और कल जो सवाल पूछे ना, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को भी ये अंतर नहीं पता है? जामा मस्जिद की सेल्डीड लेकर आइएगा, मुस्लिम बोर्ड में क्या बताइए इस बात को। क्या आप क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ, मैं कह रहा हूं चीफ जस्टिस ने भी बिल्कुल यही सवाल पूछा। सुप्रिया, 1 सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे सिद्धार्थ अभी। सिद्धार्थ, चीफ जस्टिस ने भी यही सवाल पूछे कि अगर आप मुस्लिम बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहते हैं तो इसका मतलब हिंदू बोर्ड में भी हिंदुओं, गैर हिंदुओं को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब आप ये जो गिना रहे हैं, मुझे एक्ट्स बता रहे हैं और अलग अलग इंस्टेंसेस बता रहे हैं, इसका मतलब चीफ जस्टिस को ये सब नहीं पता है? देखिए मानक जी, मैं आपकी जानकारी सुपुर्द कर दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूं। चीफ जस्टिस का कहना कुछ और था। उनका कहना यह था कि किसी मोमेंट पर क्या किसी बोर्ड की कॉम्पोजिशन में नॉन मुस्लिम मेंबर ज्यादा हो सकते हैं क्या, नई अमेंडमेंट के बाद, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी मांग रही है। सीईओ की अपॉइंटमेंट मुसलमान होगा कि नहीं होगा, डीएम के पास अधिकार होगा कि नहीं होगा, ट्राइब्यूनल की कॉम्पोजिशन कुछ और होगी नहीं होगी, ये भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने ये भी पूछा है कि हिंदू बोर्ड होगा, ट्रस्ट होगा, तो क्या उसमें गैर हिंदुओं को शामिल करेंगे? पूछा है उन्होंने ये सवाल। हाँ, अरे मैं मानक जी, मैं आपको कौन सी बात बता रहा हूं, आप कौन सी पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो बदलाव कहीं पर कलेक्टर को राइट दिया गया अपील को लेकर के, कहीं ट्राइब्यूनल की कॉम्पोजिशन को लेकर के कहा गया है, कहीं मुस्लिम मेंबर है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा। सुप्रिया, 30 सेकंड, क्या बोल रही है सुप्रिया? आगे जा रहा हूं, सुप्रिया बोलिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। मैं मंदिर और मस्जिद के बोर्डों में नहीं जाऊंगी, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यहां पर लच्छेदार बात करके उसको भ्रमित करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं यह जरूर बोलना चाहती हूं कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी शांति से बैठकर 10 सेकंड के लिए यह आत्मविवेचना करने को तैयार है कि आप जो कानून लाते हैं वो इस देश को तोड़ने का काम क्यों करता है, वो लोगों में शक, संशय, शुभा क्यों पैदा करता है, वो इस देश को जोड़ने का काम क्यों नहीं करता? चाहे वो वक्फ का कानून हो, चाहे वो फार्मर्स के खिलाफ आप 3 काले कानून ले आए, ऐसा क्यों होता है कि जिसका भला करने की आप दम भरते हैं वही इससे त्राहिमाम करता है? कभी तो सोचिए, कभी तो सोचिए। 10 सेकंड सिद्धार्थ, 10 सेकंड, छोटा सा जवाब। नाकाम हो रहे हैं। 10 सेकंड सिद्धार्थ, छोटा सा जवाब। आप कभी सोचने को तैयार हैं? ये आपके प्रधानमंत्री मंच से पंचरवाला कहते हैं, कैसे जोड़िएगा आप? लाया हुआ कानून देश को तोड़ने वाला नहीं, देश को जोड़ने वाला है।
जिनके मन में देश को तोड़ने की भावना पूरे समय होगी वही तोड़ने वाला देखेंगे। 370 तोड़ने वाला था या जोड़ने वाला था? देश में वन नेशन वन टैक्स तोड़ने वाला था कि जोड़ने वाला था? इस देश के अंदर गरीबों को घर बनाना ये तोड़ने वाला है कि जोड़ने वाला है? आप किस बात पे कर रहे हैं? गए थे आप 370 पे, गए थे आप पेगासस पे, गए थे आप रफेल पे, कितनी बार कोर्ट गए आप? और सुप्रीम कोर्ट जब आपके पक्ष में कुछ आशुतोष को लाइए, आशुतोष को लाइए। आशुतोष तस्लीम रहमानी, उसके बाद मेरे साथ दो सीनियर लॉयर भी हैं, थोड़ा उनसे कानून की पेचीदगियां और समझेंगे। पहले आशुतोष, आपने भी हियरिंग पूरी फॉलो की होगी। क्या एज अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, सोशल कमेंटेटर, आपको भी लगता है कि आज की हियरिंग के बाद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये कानून तो लटक गया? आशुतोष देखिए, अब मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा कि लटक गया नहीं लटक गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इनिशियल सुनवाई हुई है, तो अंतिम फैसला तो भी आया नहीं है। और हो सकता है अंतिम फैसला 3 महीने में आए या 3 साल में आए या 10 साल में आए, तो उस पर अभी हम सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उस पर हम टिप्पणी नहीं करें, बेहतर होगा। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि सरकार ने दरअसल आज कोर्ट के अंदर अपनी इज्जत बचाई। इज्जत इसलिए बचाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत ही कैटेगोरिकली ये कहा था कि एक्सेप्शनल सिचुएशन है और वैसे में हम इंटरिम स्टे दे सकते हैं। बहुत क्लियरली बोला था। अगर वैसा हो जाता, यानी कानून के कुछ हिस्सों पर अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता, तो सरकार के लिए और संसद के लिए इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं होती। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने तैयार हुआ कि आप अगले दिन आइए और हम बातचीत करते हैं। अगले दिन जब कोर्ट फिर बैठी तो उस वक्त सरकार ने 7 दिन का वक्त मांगा और सुप्रीम कोर्ट उसमें तैयार हो गया। तो ये जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में, जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में जो एक हार्मनी होनी चाहिए, यह उसका प्रमाण है कि दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन पर थोड़ी सी कंप्रोमाइज किया। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जिद पर नहीं अड़ा और सरकार को भी लगा कि अगर ऐसा कहीं हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उन्होंने हाथ पीछे खींचे। और 2 चीजें जो बड़ी कंटेंशियस इश्यूज थी, एक तो इस बात को लेकर था जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कल जब उन्होंने कहा कि भाई क्या किसी हिंदू मामले में, हिंदू बोर्ड में क्या कोई मुसलमान हो सकता है? खुलकर बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खुलकर बोलिए। तुषार मेहता ने कहा ऐसे बहुत सारे मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक उदाहरण दीजिए। तुषार मेहता एक भी उदाहरण नहीं दे पाए। दूसरा प्रश्न जो था वो वक्फ बाय यूजर का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर 13वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, 15वीं शताब्दी से कहां से आदमी डॉक्यूमेंट लेकर आएगा? तीसरी बात जो मुझे समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वक्फ के मसले पर बदला है। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा था कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज अधिग्रहित की गई है, माने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो इंक्रोच की गई है, उसको हम मुसलमान के धर्मगुरुओं से बातचीत करके उसको दोबारा अधिग्रहण छुटवाएंगे। 2025 में वही भारतीय जनता पार्टी 2013 का जो आशुतोष 2013 का जो कानून था वो वही तो था, बोर्ड को ज्यादा शक्ति देने वाला, जिसको बताते हैं सर्वसम्मति से पास हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी 15 साल के बाद कह रही कि वक्फ बोर्ड ही सब जगह अधिग्रहण कर रहा है, एनक्रोचमेंट कर रहा है। तो भाई ये 2009 में आपका स्टैंड कुछ और था। 2009 में बीजेपी के हिसाब से वक्फ बोर्ड की जमीन पर लोग अधिग्रहण कर रहे थे, एनक्रोच कर रहे थे। 2025 से फैसला बदल गया। आप कहते हैं कि नहीं अब तो वक्फ बोर्ड ही सब जगह कब्जा कर रहा। ये जो नैरेटिव चेंज है, ये नैरेटिव चेंज दरअसल कुछ नहीं है, बल्कि जो एक लैंड जिहाद का कॉन्सेप्ट पिछले दिनों बड़ी तेजी के साथ उड़ा है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, शरबत जिहाद, न जाने कितने कितने जिहाद है, ये उसका एक एक्सटेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके। और हर कानून में कुछ अच्छाइयां होती, कुछ बुरी बात होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई इसमें कुछ अच्छी चीज है, कुछ बुरी बात। और भ्रष्टाचार के आधार पर अगर आप कानून बना रहे हैं तो फिर पार्लियामेंट के अंदर कितने ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए जिनको भ्रष्टाचार गंभीर आरोप है, फिर पार्लियामेंट बदल दीजिए। मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार, मंत्री बदल दीजिए, फिर कैबिनेट बदल दीजिए। ये जो भ्रष्टाचार कह के जो बात की जाती है ना, दरअसल ये चीजों को कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है। ओके। इसीलिए तुषार मेहता के पास कोई जवाब नहीं था और इसीलिए सरकार को कंसिडर करना था। ओके। तस्लीम रहमानी साहब जरा बताइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वक्फ कानून से आम मुसलमान का उतना ज्यादा वो कनेक्ट फील नहीं करता है। जरा बताइए जरा कि जब कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये 20 करोड़ देश के मुसलमानों के अधिकारों का मामला है, क्या वाकई हर एक मुसलमान देश का वक्फ कानून, वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ के कॉन्सेप्ट से इतना क्लोजली रिलेट करता है क्या? और आज खुश होगा क्या वो इस स्टे से, जो इफेक्टिव स्टे है? देखिए, माना कि आज दोपहर को
जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई खत्म की तो मैं सुन रहा था कि कुछ लॉयर्स जो सुप्रीम कोर्ट से निकले थे, उन्होंने ये कहा कि आज हिंदू पक्ष की जीत हो गई। मुझे कानों को बड़ा खराब लगा, इसलिए कि मेरे नजदीक डे वन से ये मसला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मसला है और ये हिंदुओं और मुसलमानों के आपस में झगड़ने का मसला नहीं है। बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि वो इस कानून को हिंदू मुसलमान के बीच पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। नियत असल में ये है, और उसके बाद दूसरे हाथ में लड्डू आ जाते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज में जो उनका बहुत पहले से आरएसएस का 100 साल से प्रोपेगेंडा रहा है कि ये वक्फ की जमीनें तो हमारी लूटी हुई, हमारी जमीनें जो मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने लूट के इनको दी है। और अब अगर आप देखें तो जब से ये बिल पे चर्चा शुरू हुई है तब से अब तक बीजेपी के जितने लोगों ने भी टेलीविजन पे या पार्लियामेंट के अंदर जो भी गुफ्तगू की, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने जो गुफ्तगू की तो एक तरह से ये बताने की कोशिश की कि वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा इदारा है जो जमीनों का लुटेरा है, भारत की जमीनें लूटता है और आज तक लूट रहा है। उस लूट को रोकने के लिए ये कानून लाया। ये इंप्रेशन है। अभी हरियाणा में खड़े होके कहा हमारे वजीर आजम मोहतरम ने कि हमने आदिवासियों की जमीनों को बचा लिया, जो लूट हो रही थी वो बचा लिया। एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे अभी तक इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हुई है, लेकिन इसमें बहस होगी कि आप मुसलमान ट्राइब्स होते हैं और मुसलमान ट्राइबल को आप इस राइट से कैसे महरूम कर सकते हैं कि वो फर्दर अपनी जमीनें वक्फ न करे। जो लक्षद्वीप में 100% तकरीबन मुसलमान रहते हैं, 1000 वक्फ प्रॉपर्टीज लक्षद्वीप में, वो सबके सब ट्राइब हैं। तो क्या आइंदा से वो जो वक्फ क्यों नहीं कर सकते? पिछले 1000 जो पिछली प्रॉपर्टीज है उनका क्या होगा? ये सवाल है। आज जो कोर्ट ने कहा वो एक कानूनी एक अंदाज है, जो प्रोसीजर है, उसके तहत कहा बैलेंस्ड एक व्यू है। हम ना बहुत ज्यादा मायूस है ना बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अभी केरल में बैठ के एक दिन पहले हमारे वजीर कानून और अक़लियती बहबूद के जो हमारे वजीर किरण रिजिजू साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अख्तियारात में दखल अंदाजी ना करे, वरना हमारे अंदर भी, हम भी कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी करने के अख्तियारात रखते हैं। मुझे ये बयान भी बहुत अजीब लगा कि क्या हुकूमत कोर्ट को धमका रही है कि आप उस प्रोसीजर में हिस्सा न ले जो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। आप समझा नहीं, आप पहले कह रहे थे साहब समझे नहीं, मुसलमान नहीं समझे। अच्छा रहमानी साहब, रहमानी साहब थोड़ा, किसानों को रहमानी साहब क्योंकि आप इस्लाम, इस मुल्क में हुकूमत के लोग जिम्मेदार है, समझा नहीं पा रहे रहमानी साहब, कोर्ट को भी आप समझा नहीं पा रहे, सब ना समझ है। रहमानी साहब सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज मिल रही है? जिन स्टेक होल्डर्स के लिए भी कानून लाते हैं हमेशा वो स्टेक होल्डर उनसे नाराज होते हैं। रहमानी साहब मेरी आवाज मिल रही है क्या? किसान हो चाहे ट्रिपल, रहमानी साहब सुन पा रहे हैं? रहमानी साहब आवाज मिल रही है? जी मिल गई। जी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप इस्लाम के भी, शरिया के भी जानकार हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए ना, ये जब ये कहा जाता है कि ये जो कानून है तो प्रॉपर्टीज के बारे में है, प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, धर्म से कोई लेना देना इसका नहीं है, इसीलिए अगर गैर मुस्लिम भी इस बोर्ड में रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझाइए ना, ये वक्फ का कॉन्सेप्ट में धर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है? कल सुप्रीम कोर्ट में एक लफ्ज बार बार कहा गया, कपिल सिब्बल साहब की तरफ से भी, राजीव धवन साहब की तरफ, मनु सिंघवी साहब की तरफ से भी, कि दिस इज एन इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ये बात बार बार आई है। देखिए मस्जिद क्या होती है? मस्जिद आमतौर पर वक्फ होती है। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में इबादत होती है। तो क्या उसका रिलीजन से ताल्लुक नहीं है? कब्रिस्तान क्या होता है? कब्रिस्तान जो हमारे लोग वक्फ करते हैं कि भाई खरीदे नहीं, कब्रिस्तान की मेरी कोई जमीन है, कोई पड़ा हुआ टुकड़ा है जमीन का, मैंने कहा ये वक्फ कर दो कब्रिस्तान के लिए, क्या ये रिलीजियस नहीं है? और दूसरे, ये प्रॉपर्टी का मालिक कोई नहीं होता, मालिक अल्लाह होता है। तो क्या ये रिलीजियस नहीं है कि हम अल्लाह को मालिक बना रहे हैं इसका, कि नाउ फॉर एवर अल्लाह ही इसका मालिक और मददगार होगा? और क्या दरगाह में जब हम जाते हैं तो क्या आस्था की बुनियाद पर हम उन सूफियों की दरगाहों पे नहीं जाते हैं? वो भी तो एक आस्था ही होती है ना। कि इसी तरीके से इमाम बारगाह पे जाते हैं तो शिया हजरात वहां पर मजलिस पढ़ते हैं, हजरत इमाम हुसैन की मजलिस वहां पढ़ी जाती है। तो बाय एंड लार्ज ये जो खाली प्रॉपर्टीज हैं
उनका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जो खेती की जमीनें वक्फ की गई हैं कि उनसे जो आमदनी हो तो उससे गरीब लोगों को फायदा पहुंचे। और मैं अब वादे कर दूं, गरीब लोगों का मतलब गरीब मुसलमान नहीं है, हरगिज भी। गरीब कोई भी हो, उस चारों तरफ के एरिया में उसकी मदद की जा सकती है उस एंडोमेंट की आमदनी से। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। तो फिर तो आपने खुद ही रास्ता खोल दिया रहमानी साहब। रहमानी साहब, फिर तो आपने खुद ही रास्ता खोल दिया। फिर नॉन मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता बोर्ड में? नहीं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम इसलिए नहीं कि वहां पे मुसलमान है ज्यादातर और मैनेजमेंट भी मुसलमान है। हाँ। इसलिए भाई बेनिफिशियरी बना रहे हैं हम उसको, हम मैनेजर नहीं बना रहे हैं, बेनिफिशियरी बना रहे हैं। Okay. और बेनिफिशियरी क्यों नहीं, मैं कहने जा रहा था कि हमारा एक प्रोविजन है इस्लाम में कि पड़ोस में 40 घर अगर कोई भूखा है तो हमारा खाना खाना जायज नहीं रहता रात को। और पड़ोस में की डेफिनेशन में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। मेरे पड़ोस में कोई भी आदमी अगर रात को भूखा सो गया तो मेरे लिए खाना खाना उतनी जायज नहीं रहा। अच्छा रहमानी साहब, ओके, एक चीज और, जैसे आपने कहा ना कोई जमीन खाली पड़ी है तो उससे जो इनकम होती है उसको समाज के लिए इस्तेमाल करना, ये भी उसका एक प्रावधान उसके अंदर ही एक समाहित है। और कमर्शियल यूज के लिए अगर उस लैंड को इस्तेमाल किया जाता है तो कमर्शियल इस्तेमाल इसीलिए किया जा सकता है ना कि उससे जो आमदनी हो, कमर्शियल में प्रॉफिट तो लेना ही होगा ना। प्रॉफिट नहीं लेंगे तो चैरिटी कैसे करेंगे? उसी पैसे से तो चैरिटी की जाती है। Okay. भाई देखिए, हॉस्पिटल बनाना, मैंने तो कई लोगों से कहा, अब मसला यह है कि वक्फ में हमेशा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी और पार्टी की या बीजेपी की, वक्फ बोर्ड में कौन नॉमिनेट होके या इलेक्ट होके आते हैं? वो सब पॉलिटिकल लोग होते हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, उन्हीं के लोग उसमें चुन के किसी ना किसी सूरत आ जाते हैं। ये जो करप्शन चिल्लाया जा रहा है, करप्शन, एक तो ये वक्फ एक्ट में करप्शन को घसीटने का कोई मुझे लगता नहीं औचित्य है, क्योंकि एक्ट एक अलग चीज है, प्रैक्टिस जो हो रही है। ओके, ऑल राइट। अब अश्विनी दुबे ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड में। और रहमानी साहब एक सेकंड, अब थोड़ा मैं सोच रहा हूं कि आरके सिंह कल भी आए थे मेरे शो पर। आरके सिंह जी ने बड़ी बारीकियां समझाई थी, आर्टिकल 26 पढ़कर भी सुनाया था। अश्विनी दुबे आज आए हैं। पहले अश्विनी दुबे आप ही बताइए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, हालांकि सिद्धार्थ यादव बता रहे हैं इस पर स्टे नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि बदल सकते थे, वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस या नियुक्तियां हो सकती थी, वो रुक गया, तो मतलब एक तरह से स्टे हो गया ना अश्विनी दुबे? नहीं, कंप्लीट जितना अमेंडमेंट है उस पर स्टे नहीं हुआ, बड़ा स्पेसिफिक स्टे है। स्टे की नो एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टीज विल बी डी नोटिफाइड अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। दूसरा, कोई अपॉइंटमेंट सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल में नहीं होगा। मानक भाई, भारत के संविधान में 3 तरह की अदालतें हैं। एक यूनियन जुडिशियरी है जो आर्टिकल 124 से 146 में चलती है। एक हाई कोर्ट है जो आर्टिकल 214 से 231 के तहत चलती है। एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो 233 से 237 के तहत चलती है। यानी हर प्रकार का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट, ओनरशिप डिस्प्यूट, टाइटल डिस्प्यूट इन अदालतों में ही जाता है, ये भारत का संविधान कहता है। कोई व्यक्ति अगर इस प्रक्रिया से मान लीजिए अग्रीव्ड है तो उसको जुडिशियल अपील या रिव्यू की पावर होती है। अभी बात हो रही थी कि आप भारत के कुछ और बता दीजिए। यहां इंडियन ट्रस्टीज एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट है, ऑफिशियल ट्रस्टीज एक्ट है, चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट है, टू मैनेज द ट्रस्ट एंड रिलीजियस एंडोमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज, नॉट वन कम्युनिटी। उसके बाद इसमें एक स्पेसिफिक लॉ बना देना और ये कहना कि डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड, एंड इफ बोर्ड हैज अ रीजन टू बिलीव, and that will be only tribunal, and tribunal's decision shall be final and binding, and composition of tribunal shall be for one particular community. तो भाई, धर्मनिरपेक्ष देश में कानून भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। पहला प्रश्न ये है। इट इज नॉट द हिंदूज, इट इज नॉट द क्रिश्चियंस। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी राजस्थान से, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हरियाणा से भी हमें फोन किया, और मैं बड़े दावे के साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी जो वक्फ ने ली है फॉर द रीजन टू बिलीव कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो भी परेशान है, लेकिन वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते थे। इस अमेंडमेंट से उनको अगर ट्रिब्यूनल के डिसीजन को, क्योंकि ट्रिब्यूनल का डिसीजन पहले फाइनल बाइंडिंग होता था, यानी जुडिशियल रिव्यू की कोई पावर नहीं होती थी। यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ट्रिब्यूनल डिसीजन लिया, मानक गुप्ता जी की प्रॉपर्टी रीजन टू बिलीव है कि वक्फ बोर्ड की है, और रीजन टू बिलीव में ट्रिब्यूनल डिसीजन लगा बिल्कुल सही है,
वो जो है फाइनल बाइंडिंग होगा, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो कोर्ट ने कहा, अमेंडमेंट से आया कि नहीं, वो जो बेस है उसको हम वाइडन करते हैं और वाइडन करके जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं, ताकि हाईकोर्ट भी जाइए और सुप्रीम कोर्ट भी 136 में जाइए। पहला पॉइंट मानक भाई मेरे आर्ग्यूमेंट का यह। दूसरा, भारत के संविधान में जज की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। कैसे आईएएस की कोई जाति नहीं होती है, आईएएस का कोई धर्म नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट जज जो कॉम्पोजिशन है वक्फ काउंसिल का, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उसको डील करता है, तो कैन वी से दैट ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, इसलिए उसका जो डिसीजन है वो बायस्ड है? नहीं। मेरा पॉइंट नंबर 3 है कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुतवल्ली की डिसाइड करना, रीस्ट्रक्चर करना ट्राइब्यूनल्स को, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का इंप्रूव करना, टाइटल्स का डिक्लेरेशन करना, सर्वे वक्फ प्रॉपर्टीज का करना, म्यूटेशन वक्फ प्रॉपर्टीज का करना, अकाउंट्स मुतवल्लीज का चेक करना, रिफॉर्म्स फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स में करना, रिव्यू प्रोविजंस रिलेटेड टू द इवैक्यूट प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट वक्फ प्रॉपर्टी। कहां रिलीजियस हो गया? ये तो रिलीजियस है ही नहीं, है तो देश के कानून के मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स हर एक किसी इंस्टीट्यूशन को दिए गए वो वैसा है। अब सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पूरे एक्ट की चैलेंज हुई थी, लेकिन 2 पर्टिकुलर प्रोविजंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टेटस को मैं कहूंगा, क्योंकि ऑन द स्टेटमेंट ऑफ सॉलिसिटर जनरल आया। ठीक है, क्या होगा दैट वुड बी डिसाइडेड। आर के सिंह जी कल भी आपने बारीकियां बताई थी। आज जो स्टे आया है, एक तरह से इफेक्टिव स्टे, मैं बार बार बोलता हूं, टेक्निकली ऑर्डर में बाकायदा लिखा है कि ये 2 चीजें स्टे रहेंगी। आप कैसे देख रहे हैं? अब आर के सिंह जी बोलिए। देखिए मानक जी, आप इसको आप स्टे कह लें या कुछ कह लें, लेकिन मेरा थोड़ा मुख्तलिफ तौर पे मेरा कुछ अलग मानना है। आप 2-3 बातों को समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में बार बार कहा जाता है अ वीक इन पॉलिटिक्स इज टू लॉन्ग, एंड मैं आज कह रहा हूँ अ नाइट इन कोर्ट्स लाइफ इज इन फैक्ट टू लॉन्ग। तो कल से आज के बीच में, हेलो, हमारी आवाज आ रही है? बोलिए। कल से आज के बीच में आप देखिए कैसे 360 डिग्री चीजें बदल गई। कल सुप्रीम कोर्ट लगभग इंटरिम स्टे दे चुके थे और वो बाय वे ऑफ ऑर्डर आता है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है वो एतबारी का ऑर्डर है, एहतमादी का, कि सॉलिसिटर जनरल ने ये अंडरटेकिंग दी है और हम इसको मानते हैं। सोलोमन प्रॉमिस है। इस मुल्क में पहले भी सोलोमन प्रॉमिस किया गया था, कोर्ट के सामने एफिडेविट के थ्रू किया गया था, और उसका क्या हश्र हुआ ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब रह गई दूसरी बात, कभी कभी हमारे पेशे में वकील मित्र भी बैठे हुए हैं, ये इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इन आवर प्रोफेशन सीकिंग एडजस्टमेंट इज ऑल्सो अ गुड आर्गूमेंट। तो आज सॉलिसिटर जनरल ने लगभग वही काम किया, सबसे बेहतर आर्गूमेंट किया और बहुत तफसील से, बस एक ही बात 15 मिनट के अंदर पूरी कार्रवाई खत्म हो गई। कल सॉलिसिटर जनरल ने 1 दिन का वक्त मांगा था कि विस्तार से चीज़ों को वो बताएंगे, और आज जब कोर्ट कन्वीन हुआ तो वो 15 मिनट में 8 मिनट तक बस एक ही बात करते रहे कि मुझे 7 दिन का और टाइम दिया जाए। माय लॉर्ड्स गिव मी 7 days टाइम। सो इट मीन्स ईदर टू ऑफ द 2 things. He wanted to save the day and fight the battle to another day, or he was not prepared at all, or both. I cannot say because matter is still sub judice. So far as interim stay is concerned, मानक जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कल भी मेरे ख्याल से कल भी मैं यही बात कह रहा था कि इस टाइप के मुकदमों में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही इंटरिम स्टे देना चाहिए। ये एक स्टैचू की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बात पे मुहर लगा दी, बोला कि हम सॉलिसिटर जनरल के वादे पे विश्वास करते हैं, एतबार करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होंगी, और फर्दर जब हम दोनों पक्षों को सुन लेंगे तो इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे। तो बात तो खत्म हो गई, घूम फिर के वही बात आ गई। तो ये ऑर्डर जो है, इसको हम बार बार कह रहे हैं, ये एतबारी का ऑर्डर है। बस एतबार करने की बात है। अगर आप एतबार कर लिए तो बल्ले बल्ले, नहीं किए तो फिर आपकी मुश्किल है। जी सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है? सुप्रिया 10 seconds क्विकली, छोटा सा, बहुत कम टाइम है। आप नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर एक रेफर किया गया कि आईएएस की कोई धर्म या जाति नहीं होती और वो तो अपना काम करते हैं। हमने तो देखा है हाथरस में कैसे जाके आईएएस साहब, डीएम साहब धमका रहे थे घर वालों को। हमने कितनी बार देखा है कि आईएएस बेचारे जो है वो दरबार में लगे रहते हैं बाबा के यूपी में। तो यहाँ पे मत बताइए कि ऑफिसर्स कितने अब अबव बोर्ड है, कौन कितना पोलिटिसाइज हो चुका है, किस लेवल तक, वो सारा देश जानता है। सो लेट्स नॉट ट्राई एंड पेंट अ रोजी पिक्चर व्हेन नन एग्जिस्ट। 10 seconds। दैट्स ऑल दैट आई वाज ट्राइंग टू से।
मानक जी कांग्रेस तो बिल्कुल जानती है कि कौन किस हद तक जा सकता है, क्योंकि इनके समय में कैसे काम करा करते थे और अधिकारी कैसे उंगलियों पे नाचा करते थे अच्छे से जानते थे। कहाँ कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता था पर जिसके मर्जी घर जाओ घुस जाते थे, किनके केसेस जान करके पेंडिंग रखते थे ताकि उनसे बिल पास करवा सकें। अपने सहयोगी दलों को भी कोर्ट में घसीट के रखते थे, जवाब नहीं दिया करते थे ताकि बिल पे जब वोट करने की बारी आए तो कुछ बोले नहीं। इसलिए ज्यादा मत समझाइए दीदी, आप ज्यादा मत समझाइए, आपके बीच में टाइम खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाए।